नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रचिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस होती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल मुद्दा क्या है। तो आज भी अखबारों की सुर्खियों में तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कानूनगो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से भावना शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी राजेंद्र जी आपसे कि जिस तरह से आज से 4 दिवसीय मानसून सत्र का आगाज होने वाला है, विधानसभा के कई अहम मुद्दे इस दौरान रहेंगे। आज दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, कल अनुपूरक बजट आएगा और विपक्ष भी पूरा तैयार है कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, विधानसभा का ये जो सत्र है ये शुरू हो रहा है और इस सत्र में विशेष बात ये है कि 4 दिवसीय सत्र है ये। अब इसमें विशेष बात ये आई है कि इस बार कुछ ऐसे शब्द लगभग 1100 से ऊपर जिनकी संख्या है वो शब्द बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है जी। और ये शब्द यदि कोई अपने भाषण में या उसमें बोलेगा तो वो उसको उससे हटा दिया जाएगा कार्रवाई से। जी। यहाँ ये बात भी आती है कि विधानसभा में ही उन शब्दों को बोलने पर प्रतिबंध और उनको बोलने पर उनको कार्रवाई से हटाने के बाद जहाँ तक की गई है, तो हमारे जो माननीय नेतागण हैं, राजनीतिक लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं जी, ये आम जगह पर भी, आम सभाओं में भी और अपने बयानों में भी इन शब्दों का प्रयोग यदि ना करें तो ये जनता के सामने एक अच्छी मिसाल खड़ी होगी। जी। और जहां तक विधानसभा सत्र की बात है, कुछ विधेयक इसमें पारित होना है, लेकिन विपक्ष पूरी तैयारी से है कि वो जो है 2-3 मुद्दे, एक तो जहरीली शराब कांड का है, एक जो है वो बाढ़ का है, बाढ़ में जो लोग बहे हैं, बचे नहीं हैं और वहाँ पर जो तमाम जो विध्वंस हुआ है उसके प्रति सरकार ने जो वहाँ पर कार्य किए हैं उन कार्यों को विपक्ष को लेकर विपक्ष जो है अपनी आवाज बुलंद करेगा और सदन की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई में निश्चित रूप से बाधा पड़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भावना जी आपके पास आना चाहूंगे। निश्चित है विपक्ष पूरी तरह तैयार है, तमाम मुद्दे हैं, किसानों की बात की जाए, बाढ़ प्रभावितों की बात की जाए, आदिवासी का मुद्दा जो है, ये 3 से 4 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर विपक्ष तैयार है सरकार को घेरने के लिए। भावना जी। कई मुद्दों पर और कई ऐसे मामले हुए हैं प्रदेश में जिसको लेकर कई वर्गों में असंतोष व्याप्त है। जी। बाढ़ वाली स्थिति तो बेहद दुखद है और जो कि इसमें कई मायनों में हम कह सकते हैं कि हम शासन और प्रशासन दोनों के स्तर पर खामियां उजागर हुई हैं। जी। जहाँ तक सत्र की बात है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी कि अनुपूरक बजट वाली जो बात आती है, सरकार की वित्तीय स्थिति है राज्य की, उससे अब कोई भी अपरिचित नहीं है और सरकार भी कई मोर्चों पर कह चुकी है। इवन यहाँ तक कहा जा चुका है कि चवन्नी भी मुश्किल है यहाँ पे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है और यहाँ पर विपक्ष को पुरजोर कोशिश करना चाहिए कि आगामी जो वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित प्रश्न है उसके लिए प्रॉपर तैयारी रहे और उन मामलों को उठाया जाए। क्योंकि सारे विभागों की बात करें, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करते हैं जी, बजट में भी इन बातों का ध्यान रखा जाएगा।
लाभ लेना चाहिए, जिससे कि अंततः जनता को प्रदेश की यह लाभ मिले। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवाल सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विधानसभा सत्र को लेकर हम बात कर रहे हैं। 4 दिवसीय सत्र होगा। 1184 विधानसभा सचिवालय को प्रश्न की सूची मिली है। 236 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से जो समय सीमा है बहुत ही सीमित है। 4 दिन काफ़ी देखा जाए तो बहुत छोटे होते हैं इतना बड़ी विधानसभा में। और निश्चित रूप से चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सारे विधायकों की इच्छा रहती है उनके सवालों का जवाब तो आए ताकि और वो हाउस में जो है वो डिस्कशन भी करें। वो सीधे मंत्री से और 2-4 होना चाहते हैं, लेकिन समय इतना कम है तो निश्चित रूप से उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होती हैं। जहाँ तक सवालों का सवाल है तो पिछले अगर आप 14-15 सालों में देखें तो कितने ही ऐसे सवाल हैं जो विधानसभा और वल्लभ भवन में जो है जाके फाइलों में कैद हैं या उन्हें दम तोड़ चुके हैं, उनके जवाब भी कभी नहीं मिले। अभी हमेशा कह दिया गया है कि अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसको लेकर अभी पिछले दिनों काफी इंदौर से ही आते हैं, जीतू पटवारी, उन्होंने इस बात को उठाई थी। तो ये एक प्रकार से प्रदेश के अंदर जो जनता है जिसकी खून पसीने की कमाई से ये हाउस चलता है और बहुत बड़ी राशि इसमें खर्च होती है, अगर वो हो हल्ले की भेंट चढ़ जाती है तो ये बहुत बड़ा प्रजातंत्र के लिए भी दुर्भाग्य है और हम सबके लिए भी। जहां तक सवाल प्रतिपक्ष का है तो प्रतिपक्ष में तो अभी दिक्कत ये है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर ही अभी संशय की स्थिति बनी हुई है क्योंकि वो जो नेता प्रतिपक्ष हैं खुद ही उन्हें ट्विटर हैंडल से हटा दिया है कि वो नेता प्रतिपक्ष है। तो एक बड़ा वहां पर भी एक कसमकस की स्थिति बनी हुई है। जब तक कि पूरा समूचा विपक्ष खासकर कांग्रेस एकजुट होकर सत्ता पक्ष को नहीं घेरेंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। जैसा ही कहा गया, बाढ़ की स्थिति इतनी भयानक है कि लोगों के पास एक वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है। लोग 4थे-5वें मंजिल पर चढ़े हैं। शिवपुर में कल केंद्रीय मंत्री कहते किस तरह से जनता का आक्रोश निकला, फतराव भी हुआ। हालांकि कलेक्टर एसपी को हटा दिया गया, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन जो बाढ़ वाली स्थिति है बहुत भयावह है। दूसरा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसको भी लेकर जो है हमेशा से सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो जिनको लेकर विपक्ष बहुत अच्छे तरीके से सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर सकता, न कर सकता, बल्कि उस पर दबाव बना के जनता जनार्दन से जुड़ी समस्याओं को भी काफी हद तक दूर कर सकता है। और कल ही जो असंसदीय उस पर एक किताब का विमोचन हुआ है, उसके माध्यम से सदन में मर्यादा बनाने की एक प्रयास किया गया है। जिस तरह से लोग द्विअर्थी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इशारे करते हैं या इस टाइप के शब्द आक्रोश में या आवेश में आके बोलते हैं, उस पर भी अंकुश सब मिला के एक सार्थक प्रयास करने का स्पीकर ने प्रयास किया है, जो वास्तव में सराहनीय है। इस पर जरूर लोगों को समझना चाहिए और पूरा फोकस जनता की समस्याओं पर रखना चाहिए, तभी जनता जनार्दन का भला हो सकता है। निश्चित ही आज से आगाज हो रहा है सत्र का, और क्या कुछ मुद्दे उठेंगे जनता से जुड़े हुए या फिर ये सत्र हो हल्ला के लिए बस रह जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। कल ओलंपिक्स का समापन हुआ, देश को 20 मेडल मिले, 11 हरियाणा ने जीते, और वजह ये बताई जा रही है कि तैयारियां जो खिलाड़ियों ने शुरू की थी वो उनकी बचपन से ही चली आ रही है। स्कूल के समय से ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। तो जो कहावत कही जाती है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब उसको बदलने की जरूरत है। निश्चिता जी, देश को 4 मेडल मिले हैं, एक सोने का, 2 चांदी के और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है वो देश ने जीते हैं जी। तो चारों मेडल जीतने वालों को हम हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं जी। सरकार ने भी उनको बधाइयां दी है, प्रधानमंत्री ने भी उन विजेता खिलाड़ियों से चर्चा की है और जो है उनको कई प्रकार का प्रोत्साहन राशि भी उनको भेंट की गई है। यहाँ सवाल ये उठता है प्रेषिता जी कि 135 करोड़ के देश में हम सिर्फ और सिर्फ जो है 7 मेडल हम लेकर के आ पाए, जिसमें एक गोल्ड है। तो इस प्रकार की जो मानसिकता हमारे सरकार में बैठे हुए लोगों की है कि खेल मंत्रालय इतना बड़ा है, प्रदेश में खेल मंत्री हैं अलग से,
तो इस प्रकार जो खिलाड़ियों को हम तैयार नहीं कर पाते, इसमें खेल नीतियां कहीं न कहीं बाधा है निश्चित रूप से। और यदि खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए जो पैसा उनको बाद में दिया जाता है वो यदि पहले ही खर्च कर दिया जाए तो इससे ज़्यादा मेडल लेकर के खिलाड़ी इंडिविजुअल लेकर के आ सकते हैं और टीम के भी मेडल इसमें आ सकते हैं। तो ये एक सरकार को सोचने का एक विषय है इस समय कि हम मेडल तो प्राप्त कर चुके, लेकिन हमारी जो आबादी है, जैसे मतलब और विषय में बात की जाती है कि इतनी आबादी है तो इतने लोगों को ये सुविधाएं दी जाए, तो जो हमारी आबादी है देश की उसके हिसाब से जो मेडल मिले हैं वो मेडल नगण्य की स्थिति में आते हैं। हालांकि उन मेहनत का पसीना बहाने वाले खिलाड़ियों को तहे दिल से भारत का हर नागरिक स्वीकार कर रहा है, उनको प्रोत्साहन और उनको जो है वो बधाइयाँ दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। ये बात एक बहुत अच्छी है। अब अगला ओलंपिक आने के पहले यदि सरकार जागृत होती है और यदि इस भावना को और इस चीज को आगे बढ़ाती है और खिलाड़ियों पर शुरू से जिसको कहा जाए दाव लगाती है, तो वो जो है अगले ओलंपिक में हो सकता है कि हम इससे ज्यादा मेडल लेकर के आ सकते हैं। बिल्कुल निश्चित ही। प्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे ओलंपिक के दौरान 2 दिन बड़े ऐतिहासिक रहे मुझे लगता है, जब हमने हॉकी में मेडल निकाला और जब हमारे देश के पास गोल्ड मेडल आया। निश्चित रूप से प्रशिता जी, जैसे कानून साहब कह रहे थे, साल भर हमको अपने खिलाड़ियों को और जब तक नेक्स्ट ओलंपिक ना जाए तब तक एक लक्ष्य के साथ उनके साथ जुटना पड़ेगा। न केवल जुटना पड़ेगा बल्कि हमको उनकी पूरी सुख सुविधाओं के साथ उनका ध्यान रखना पड़ेगा। होता ये देखिए, आप जितने भी खिलाड़ी निकल रहे हैं ओलंपिक में, अधिकांश मध्यम वर्ग परिवारों से आते हैं। बिल्कुल। और निश्चित रूप से उनको वो सुविधाएं से वो वंचित रहते हैं जो बड़े घरानों के बच्चों पर रहती है। लेकिन बड़े घरानों के बच्चे जो है इस तरफ ध्यान नहीं देते, वो उनका ध्यान रुपये पर्दे तरफ ज़्यादा रहता है। और इसलिए यही हमारे देश के हीरो हैं, यही हमारे देश की पूंजी है। और सरकारों का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, अन्य पदक लेके आए हैं, उनको महिमा मंडित करें। अर्थात उनको साल भर, जब तक उनको टीवी पे, उनका विज्ञापनों पे, सब में उनको जो है वो एक प्रकार से हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए वो। और उनके प्रति लोगों का नजरिया एक आदर्श का होना चाहिए कि देखिए इनको देख के हम सीखते हैं, न केवल हम उनको देखें बल्कि उनके से सीख लें। होता यह है कि हम उन हीरो को ज्यादा लाइक करते हैं जो रुपहले पर्दे के हैं, जिनकी बाद में अन्य कहानियां हमारे सबके सामने आती हैं। वो हीरो नहीं है, हीरो ये हैं। इनको जितना अधिक हम महिमा मंडित करेंगे, इनकी सुख सुविधाओं पर तो ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूं कि अगले ओलंपिक होगा तो उसमें हम 24-25 मेडल ला सकते हैं। क्योंकि जब हमारा फोकस उस पर रहेगा, हम उनको वैसे प्ले ग्राउंड दें, उनको वैसे, मैंने कहा ना, आपको तमाम सुविधाएं देना पड़ेगी आपको, जैसे अन्य देशों में होता है कि वो, हमारे यहाँ तो खिलाड़ी हैं, उनको नौकरी की भी चिंता है, अपने घर परिवार पालने की भी चिंता है, उनको माता पिता का भी ध्यान रखना है। लेकिन अन्य देशों में आप देखिए वो सारी सरकार उनकी पूरी वो उठाती है, इसलिए देखिए वो अधिक से अधिक गोल्ड मेडल होता, अन्य पदक लेके आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनसे सीख जरूर लेना चाहिए और हम हमारे खिलाड़ियों को अपना आदर्श बनाएं, और खासकर युवा पीढ़ी को, जो बच्चे कॉलेज में, स्कूल में, उनके बारे में उनको प्रशिक्षित करेंगे, तो मैं समझता हूं असली हीरो की जानकारी मिलेगी और वही हमें आगे जाके हमारे देश को का नाम गौरवान्वित करेंगे। बिल्कुल निश्चित है। भावना जी आपके पास आना चाहूंगी। पहले की स्थिति में भी खेलों के मामले में बहुत बदलाव हमारे देश में आए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है कि आने वाले समय में और ज्यादा हमारे देश से खिलाड़ी निकले और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। देखिए, आपने जैसे कहा पहले की स्थिति में, तो यकीनन पहले की स्थिति में अगर हम देखें तो मामूली सा फर्क जरूर आया है यहाँ पर नजर। और सबसे बड़ी बात जो हमको यहाँ पे देखना होगी कि कुछ एक प्रदेश विशेष या राज्यों से ही ज्यादा तादाद में हमारे यहाँ पर खिलाड़ी गए हैं जी। तो क्या कारण है इसका? और दूसरी बात यह है कि अगर वो खिलाड़ी गए भी है, पहुंचे भी है इस मुकाम तक, तो उनका व्यक्तिगत प्रयास उनके कोच का ज्यादा रहा है।
बनिस्बत सरकारों की मदद के। तो यहाँ पर भी ये देखना होगा, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको खेल अकादमी तक जाने के लिए कोसों दूर चलना पड़ा, पैदल गए, लिफ्ट लेकर गए हैं, या उनको अपने जो प्रयास है उसके ऊपर गए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चूक ये होती है कि हमारी जो खेल नीति हमने बनाई है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो किया है, आज भी हमारे खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने होते हैं, तो उनकी सुविधाएं और बढ़ाई जाना चाहिए। दूसरी बात, जैसे अभी कही रवि जी ने यहाँ पर कि ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, तो यकीनन यहाँ पर रूपाली पर्दे के जो किरदार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनको बनाया जाता है ब्रांड एम्बेसडर राज्य सरकारों के द्वारा भी। तो क्यों ना ऐसे खिलाड़ियों को बनाया जाए जिनसे कि और उन्हें प्रमोशन मिले, दूसरों को प्रेरणा मिले इस ओर आने की। और सबसे दुखद बात ये होती है कि एक उनकी तरफ एक कुछ समय के लिए वो सितारे बनते हैं, देश के लिए उनका बहुत देश में सम्मान किया जाता है, लेकिन जब हम खबर देखते हैं, कई बार ऐसी खबर हम लोग खुद कर चुके हैं मीडिया में कि इनने यहाँ पर इस समय किसी खिलाड़ी ने पदक जीता था, आज गरीबी के इतने बेहाल है कि उन्हें वो पदक बेचना पड़ रहा है अपना घर चलाने के लिए। तो जब ऐसे वाक्य, ऐसे उदाहरण सामने आते हैं तो यकीनन कई परिवार, कई जनरेशन डिस्करेज होती है खेलों में आगे आने के लिए। आपने कहा था कि खेलोगे कूदोगे तो बढ़ेंगे नवाब, जो पढ़ोगे लिखोगे, ये कहावत उल्टी हो रही है, लेकिन ये तभी हो उनके परिवार का भविष्य सिक्योर हो। आज भी उनको चिंता सताती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से हम कहेंगे फेल्यूर जो रहा है, जो कॉन्फिडेंस हम पैदा नहीं कर पाए हैं, वो हमारी सरकारों की तरफ से खामी रही है। ये विश्वास उनमें जगाना होगा कि उनके परिवार की बात है। जीतने के बाद तो बरसात हो जाती है इनामों की, लेकिन जिस दौर से वो गुजरते हैं और जीतने के बाद के भी जो परिणाम होते हैं वो निराशाजनक होते हैं। और वही बात है कि हमारे यहाँ की जो जनरेशन है वो दूर होती है खेलों से। निश्चित ही जो कमियां हैं अभी भी उन्हें दूर करने की जरूरत है। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा और प्रदर्शन अभी जो किया है, जो खिलाड़ी हमारे देश के लिए पदक लेकर आए हैं, उनको तो बधाई और शुभकामनाएं दे ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भी यही कामना करते हैं कि स्थितियां और ज्यादा सुधरे और हमारा जो प्रदर्शन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और अच्छा हो। बढ़ते अगली खबर की ओर, राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। बाढ़ प्रभावित होकर रेस्क्यू करने में नाकाम नजर आए, सरकार ने कार्रवाई की, श्योपुर से कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? श्योपुर के कलेक्टर और एसपी को हटाने के पीछे की जो बात है जी, वो एक अलग बात है जो अखबारों में लिखी नहीं गई है, किसी किसी अखबार ने लिखा है जी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को वहां पर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। ये बात वहां पर प्रशासन में सामने देखने को आई कि बाढ़ पीड़ितों के लिए जो सुविधाएं और जो उनकी सहायता होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाई, इसलिए जनता वहां की बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं वो नाराज हुए। और उसके पश्चात जो है आनन फानन में कलेक्टर और एसपी और एडिशनल कलेक्टर या नगर पालिका के जो कमिश्नर वो और इनको सबको जो है वो एक साथ हटा दिया गया जी। और उसके बाद उनको जो है नई पोस्टिंग वहां पर कर दी गई। हालांकि अब कलेक्टर और एसपी का कितना उसमें दोष रहा होगा ये कहने की बात अलग है। अब इसमें प्रशासन जानता है, वैसे तबादला करना प्रशासन का अधिकार है, वो किसी को भी किसी भी क्षण हटा सकता है, लेकिन ऐसे समय में जब वो बीच बाढ़ की स्थिति में जब वो वहां पर काम कर रहे थे, ऐसे टाइम में हटा करके नए की पोस्टिंग करना वो कहाँ तक उचित है ये शासन ही जान सकता है इस चीज को। लेकिन बाढ़ में जो नुकसान हुआ है वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि ऐसा दृश्य और ऐसी स्थिति मैंने कभी देखी नहीं। बिल्कुल। और जो प्रदेश की मंत्री हैं यशोधरा राजे जी, उनका भी ये बयान आया है कि मैंने इस प्रकार की भयावह स्थिति इसके पहले कभी नहीं देखी। तो निश्चित रूप से बाढ़ का प्रकोप है और इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो
बाढ़ नियंत्रण से संबंधित जो काम होता है वहाँ कहीं न कहीं कमी रह गई। आंकने में आकलन ठीक से नहीं हो पाया। बाढ़ आना और उसको किस प्रकार से कितना ये भयावह होगा, इसका कहीं न कहीं यदि प्रॉपर तरीके से आकलन होता तो हो सकता है कि बाढ़ के प्रलय की स्थिति जो बनी वहाँ पर, वो स्थिति कम हो सकती थी। प्रियवाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। तबादले को लेकर जो बात हो रही थी, असल कारण जिस तरह से राजेंद्र जी ने कहा, और कितना उचित है, क्योंकि हम देखते हैं जब तबादला होता है, नए की पोस्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं काम प्रभावित होता ही है। नहीं प्रशिता जी, ये नई बात नहीं है। इससे पहले अभी देखिए कुछ दिन पूर्व पहले ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी को जब काले झंडे दिखाए गए, उस समय 20 सिपाहियों को, आपको याद होगा, सस्पेंड किया गया। जी बिल्कुल। दमों में उपचुनाव हारे तो कलेक्टर एसपी को हटाया गया। तो अभी एक परंपरा सी चल पड़ी है कि कुछ भी होगा तो जिले के कप्तान को और कलेक्टर को दोषी माना जाएगा और उनको हटना ही पड़ेगा। अब जहां तक शिवपुर के सवाल है, आप हम सब जान रहे हैं इतनी भयावह स्थिति है कि लोग तीसरे चौथे मंजिल जिनके मकान वहां बैठे हुए हैं, बिजली नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी ठीक तरह से नहीं हो पा रहे हैं और बच्चों को खाने को नहीं है, दूध नहीं है, पानी नहीं है। मतलब इतनी भयावह स्थिति है। वो सही कहा सीएम ने कि 70 साल में शायद कभी ऐसी स्थिति नहीं आई होगी जिसका सामना शिवपुर से लेकर शिवपुरी तक लोगों को करना पड़ रहा है। और कार्य मंत्रालय समिति की आज जो बैठक हो रही है उसमें ये प्रस्ताव भी विपक्ष ला रहा है कि बाढ़ वाले मामले में जो है चर्चा की जाए और होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राकृतिक आपदा है इसको तो खैर रोकना नहीं रोकना अलग बात है, लेकिन इसका समाधान किस तरह से हम पुनर्वास का काम कर सकते हैं, किस तरह से उनको राहत और उनको कम से कम उनका जीवन चले, इस पर किस तरह चर्चा होना चाहिए। और इसीलिए इतना जबरदस्त आक्रोश था वहां की जनता में, जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के काफिले पर उन्होंने पथराव किया और विरोध दर्ज कराया। तो लेकिन मतलब इलाज इसका नहीं है कि आप उनको हटा दें, इलाज ये है कि हम इसी प्रशासन, जिला प्रशासन व्यवस्था क्यों नहीं करता है। अब जबकि अभी हम कुछ दिन पहले ही कोरोना की सेकेंड वेव में देख चुके हैं कि ऑक्सीजन की कमी रही है, अस्पतालों में जगह नहीं बची। तो इन तमाम चीजों पर हमको चाक चौबंद होना पड़ा। आखिरकार प्रशासन होता किसके लिए? जनता के लिए तो होता है ना। तो इस पर जनप्रतिनिधियों को भी पूरा सचेत रहना चाहिए और समय समय पर इस बात को गंभीरता से उठाना चाहिए, ना कि दूसरे फालतू के मुद्दे उठाते हैं कि ये जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं वो जनता को कैसे मिले और आपदा के समय आपदा प्रबंधन क्यों कमेटियां बनती हैं, वो का क्या काम है। तो यही इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और निश्चित रूप से हम सबका प्रयास होना चाहिए कि शिवपुर से लेकर शिवपुरी तक के जो नागरिक हमारे फंसे हुए हैं संकट के दौर में, उनको हम कैसे निजात दिला पाए। बिल्कुल, समय की कमी है हमारे पास। भावना जी, जल्दी से इसी पर आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बाढ़ के इसमें देखिए, ये बात ऐसा नहीं है कि एकदम से बाढ़ आई है। कहीं समय से चेतावनी दी जा रही थी कि प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी, उसके बावजूद तैयारी नहीं की गई, हमारी खामी है। दूसरा मैं यहाँ पे सबसे अहम बात जो उठाई है, यशोधरा राजे जी ने भी उठाई थी कि माफियाओं ने इतना इंक्रोच कर रखा है तो बाढ़ कभी भी आ सकती है। तो ये बात सिर्फ ग्वालियर, श्योपुर, चंबल जिले की नहीं है, प्रदेश में कई स्थानों पर यही स्थिति है। और प्रशासन भी कहता है कि जब कभी हम माफियाओं को हटाते हैं तो जनप्रतिनिधियों का फोन आ जाता है, दोनों ही पार्टियों के या तीसरी पार्टी के। तो सीधी सी बात है, हम खुद न्योता देते हैं ऐसी मुसीबतों का और अंततः होता यह है कि हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रशासन पर। अगर केंद्रीय मंत्री का उस वक्त दौरा नहीं हुआ होता, जन आक्रोश इस तरह से नहीं हुआ होता, तो शायद तबादले भी नहीं होते और इतना सरकार तेजी में भी नहीं आती। निश्चित ही कितना उचित है, लेकिन तबादला करना ये तो सरकार ही जाने। हम आप और हम सब चर्चा कर सकते हैं। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, प्रवाल जी, भावना जी और राजेंद्र जी। अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की और करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।